तो गाइस फाइनली जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था वो आ चुका है और आज से हम वन पीस की एक नई आर्क को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एल्बाफ आर्क। इस आर्क की शुरुआत में ही हम एल्बाफ के दो सबसे बड़े दीवानों की आवाज को सुनते हैं। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ उसॉप और लूफी की। एल्बाफ जाने की खुशी में दोनों पागल हो चुके हैं। चलो भाई लूफी बाजी, हमने ये कर दिखाया। उसॉप भाई, हमारा सपना सच होने जा रहा है। भाई मुझे तो यकीन नहीं होता, हम एल्बाफ जा रहे हैं। एल्बाफ। हाँ लूफी, बिल्कुल तुमने सही कहा। लूफी और ये सभी लोग एगहेड आइलैंड से बहुत दूर निकल चुके हैं और हमारे लूफी भैया जो की खाने को ठूस रहे होते हैं। कैप्टन साहब जी, वो मेरी बातें सुन भी रहे हो क्यों? काशी लूफी से कहता है कि तुम्हें पता है जब हमने तुम्हें वाटर 7 में गुड बाय कहा था तब से हमारे एक नए सफर की शुरुआत हो गई थी और बताते हैं कि तुमसे मिलने के बाद हम सीधा लिटिल गार्डन की तरफ चले गए थे ताकि हमारे बॉसेस से जाकर थोड़ा हाय हेलो किया जाए। और देखे तो सही भाई कर क्या रहे हैं ये लोग। और सही में तुम इनके पीछे गए थे क्या? वैसे भी पिछले 100 सालों से लड़ ही रहे हैं। पर जब हम लोग वहाँ पर गए तो ये लोग अभी तक लड़ रहे थे, पर सिर्फ अपने खाली हाथों से। और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर काशी और ओहिमो डॉरी और ब्रॉगी से मिलने लिटिल गार्डन में गए थे। तो देखते हैं कि ये दोनों खाली हाथों से एक दूसरे पर मुक्के बरसा रहे हैं और दे दनादन पंचेस की बारिश कर रहे होते हैं। दोनों बहुत ही ज्यादा मजाकिया लग रहे थे। ब्रॉगी जाइंट जी, आपके पास तो तलवारें थी ना, तो मुक्कों से क्यों लड़ रहे थे? दरअसल ये लोग जब लूफी और इन सभी के लिए वो रास्ता तैयार कर रहे थे, जैसा कि हमने लिटिल गार्डन आर्क में देखा था जहाँ पर इन लोगों ने अपनी स्वॉर्ड से एक कंबाइंड अटैक परफॉर्म किया था। तो इस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से इन दोनों के वेपन्स चकनाचूर हो जाते हैं। और ब्रॉगी बताता है कि जब ओहिमो और काशी हमारे पास आए तो हमने डिसाइड किया कि हम इस फाइट को अभी के लिए रोक देंगे और अभी के लिए हमें एल्बाफ वापस जाना चाहिए क्योंकि काफी समय हो चुका है। हमने एल्बाफ हमारे विलेज को नहीं देखा है। वो बिल्कुल, और हमें हमारे वेपन्स भी तो चाहिए। ये सुनकर नामी आगे आती है। एक सेकंड, क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो क्या? जिसपे दोनों हाँ में जवाब देते हैं। यार मैं क्या ही बोलूं तुम्हें, लड़ो कटो मरो, मुझे क्या, मैं तो अपनी ड्रिंक पीना चाहती हूँ बस। और अपनी ड्रिंक को पीने लगती है और उस भड़क जाता है। नामी की बच्ची, तुमने लिटिल गार्डन से क्या सीखा? हाँ तुम्हें याद नहीं वहाँ पर क्या हुआ था? और हमें 2 साल पहले लिटिल गार्डन का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉरी और ब्रॉगी आपस में लड़ रहे थे और अपनी प्राइड की रक्षा करने के लिए ये लोग बीते 100 सालों से ऐसे ही एक दूसरे के साथ लड़ते हुए आ रहे हैं। और बिल्कुल ऐसे ही मैं भी आगे चलकर एक ऐसा ही ग्रेट वॉरियर बनना चाहता हूँ। नामी, सभी लोग मेरा नाम जानेंगे, समुद्र का एक बहादुर योद्धा उसॉप। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं और उसॉप एक्साइटेड होकर कहता है कि आज फाइनली वो दिन आ चुका है जब हम सभी लोग एल्बाफ जाने वाले हैं। पर नामी को इन चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा और पीते हैं, काफी टेस्टी है ये तो। अब उसॉप की खिसक जाती है। नामी की बच्ची, मेरी बात सुन भी रही है क्या? तभी लिलित कहने लगती है कि एक बात तो बताओ जरा, क्या तुम भी जायंट बनने का सोच रहे हो? पागल हो क्या थोड़ी सी? तुम लोग मेरी बात नहीं सुन रही ना ठीक से? कोई बात नहीं, जोरो भी अपने जाम को एंजॉय कर रहा होता है। वैसे जायंट्स के साथ ट्रेनिंग करने में काफी मजा आएगा। अब हमारी छोटी बच्ची बोले और सांची भैया चुप रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? सांची भी अपनी टिप्पणी देता है। अफसोस की बात है, कुछ लोगों का दिमाग बस लड़ाई में ही उलझा रहता है। क्या होगा ऐसे लोगों का? किसकी बात कर रहा है? मैं तो ये सोच के एक्साइटेड हो रहा हूँ कि वहाँ की लेडीज के कितने बड़े होंगे। शरीर गाइस शरीर, जब मैं इमेजिन करता हूँ मुझसे रहा ही नहीं जाता और इसे दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये नहीं सुधरेगा भाई। और पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहने लगता है, मेरा वेट करना, तुम्हारा राजकुमार सांची आने वाला है। तभी जोरो को एक गंदी सी स्मेल आती है और फ्रैंकी पर भड़क जाता है। अबे साले, जब देखो पाता रहता है, पेट खराब है तो जाओ वाशरूम में जाकर रख। जोरो पाजी, लगता था गलतफहमी होगी। दरअसल मैं हकारी खाना दारू दे नाल तो स्वाद ही आ जाता। हाँ वैसे इनके बूज का टेस्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी एक बंदा कहने लगता है कि हाँ वो तो होगा ही ना, क्योंकि इसे ग्रीन मैरी के द्वारा बनाया गया है जो कि एल्बाफ में काफी ज्यादा पॉपुलर है और एल्बाफ के लोग इसे ग्रीन फेरी भी कहते हैं। सांची और चॉपर ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और हमारा क्यूटी चॉपर कहने लगता है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी इसे टेस्ट करना चाहूंगा। पर बंदा इसे वार्निंग देता है कि इसका नशा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या पता अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसे ही सोते रहो। ये सुन के चॉपर डर जाता है। चॉपर, क्या तुम ठीक हो? चॉपर सभी पे भड़क जाता है और बोलता है कि कोई भी इसे ज्यादा नहीं पिएगा, समझ गए ना? लगता है काफी देर हो चुकी है, इन्हें तो नशा चढ़ने भी लगा है। अब सभी लोग कहने लगते हैं कि भाई ये देखो, चॉपर तो अभी से ही नशे में टुन हो चुका है, पागलों की तरह बड़बड़ा रहा है। सभी लोग हंस रहे होते हैं। तभी लूफी बीच में आता है। ब्रूक भाई चले यार, करण औजला के थोड़े से गाने हो जाएं। ब्रूक अपने गिटार को लेकर तैयार हो जाता है और हमारे सोल किंग भैया तैयार हो जाते हैं अपने कॉन्सर्ट के लिए। ये गाना है उस लड़के के बारे में जो कि आगे चलकर पूरी दुनिया का हीरो बना और पायरेट्स का राजा भी बनने वाला है। ये सफर है फ्यूचर पायरेट किंग का जो कि किसी भी मुसीबत से डरता नहीं, कभी हार नहीं मानता। ये गाना है हमारे कैप्टन लूफी भैया के लिए। इसके बाद हम न्यू वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही स्ट्रेंज सी जगह को देखते हैं जिसका नाम गार्टल आइलैंड है जो कि न्यू वर्ल्ड की गहराइयों में मौजूद है और रेड हेयर पायरेट्स की शिप यहाँ पर आ चुकी है, यानी कि शैंक्स यहाँ पर आ चुका है। और ठीक 1 महीने पहले न्यू वर्ल्ड के अंदर मौजूद गार्टल आइलैंड में एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर हमें बार्टोलोमियो को दिखाया जाता है जो कि सभी को मार पीट रहा होता है और बोलता है कि मैं बुरे लोगों को पूरी तरह से मिटा कर रख दूंगा। और असल में बार्टोलोमियो ने इस टाउन के जो सबसे बड़े ठग थे उन सभी को पूरी तरह से ठिकाने लगा दिया था और इस बात से काफी ज्यादा खुश भी था। और जब वो यहाँ पर आ जाता है तो लोगों को फोर्सफुली जो स्ट्रॉ हेड के मर्चेंट्स थे उन सभी को बेच रहा था। बार्टोलोमियो आधे दाम में इन सभी को बेचना शुरू कर देता है। जब लोग इसकी बातों को सुनते हैं तो जोर जोर से हंसने लगते हैं। इन्हें कौन ही खरीदेगा? ये सुन के बार्टोलोमियो की सटक जाती है और बोलता है कि भाई इसमें हंसने जैसा क्या है? तभी एक लड़की आगे आती है और बोलती है कि क्या तुम्हें खबर भी है क्या? आखिर अभी तुम किसके आइलैंड में खड़े हो? तुम्हें मालूम भी है इस टेरिटरी का ओनर कौन है? बार्टोलोमियो की बोलती बंद हो जाती है और ये लड़की इसे ऊपर की ओर इशारा करती है। जरा उसे गौर से देखो। और हमें रेड हेयर पायरेट्स का जो जॉली रॉजर है दिखाया जाता है और काफी शान से लहरा रहा होता है। रेड हेयर पायरेट्स और इसके जॉली रॉजर पर आग लगा दी जाती है। अगर वो एक एम्परर भी है तो भी मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे लूफी सेनपाई इस पूरे के पूरे एरा को लीड करने वाले हैं और इसके लिए वो चुने जा चुके हैं। समझ गई ना? वही है जो कि भविष्य में जाकर किंग ऑफ द पायरेट्स बनेगा। इस इंसिडेंट ने रेड हेयर पायरेट्स हरकत करने पे मजबूर कर दिया। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर बार्टोलोमियो की बुरी तरह से मार लगा दी होती है। इसके मुंह से खून आने लगता है और इसके सामने मौजूद होता है शैंक्स और इसका पूरा क्रू। और शैंक्स इससे
से कहने लगता है। अगर मैंने आज इस मामले को ऐसे ही जाने दिया तो बाकी के आइलैंड्स पर जहाँ पर मेरा ये फ्लैग लगा हुआ है उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। जहाँ मैंने आज तक अपना दबदबा साबित किया है, लोग मेरा मजाक उड़ाने लगेंगे और मेरे दोस्तों की जान भी खतरे में आ जाएगी। इसलिए मुझे तो एक्शन लेना ही होगा। बार्टोलोमियो कहता है कि आप बिल्कुल सही हैं, मुझे मेरी गलती का एहसास है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे जो भी सजा देना चाहते हैं मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब इनमें से एक बंदा आगे आता है और इसे एक छोटी सी बोतल देता है जिसके अंदर एक जहरीला पॉइजन होता है और बोलता है कि तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर इसे स्ट्रॉ हैट लूफी को देना होगा। अगर तुम इसे करने में कामयाब हो जाते हो तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे और ये तुम्हारा आखिरी मौका है अपनी जान बचाने का। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। क्या आखिर तुम ये बोल क्या रहे हो? और बताता है कि इस जहर की बस एक बूंद ही लूफी को मौत के घाट उतार देगी। तुम्हें बस लूफी के शरीर के अंदर इस पॉइजन को डालना होगा और बस यही एक तरीका है जिससे कि तुम अपनी जान बचा सकते हो। अब बार्टोलोमियो जब इस बात को सुनता है तो इसकी नजरों के सामने लूफी का वो हंसता हुआ चेहरा आता है। आखिर क्यों लूफी सेनपाई को इसकी कीमत क्यों चुकानी होगी? यहाँ जो कुछ भी हुआ है इसे हमने किया है, उन्होंने हमसे ये सब करने के लिए नहीं कहा था, तो आखिर वो इसकी कीमत क्यों चुकाएंगे? अगर गलती हमसे हुई है तो इसकी भरपाई मैं ही करूंगा। और सेकंड्स में ही इस बोतल को पूरी तरह से गटक जाता है। बार्टोलोमियो के क्रूमेट्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं कि बॉस आपने ऐसा क्यों किया? अब आपका शरीर पल भर में ही नीला पड़ जाएगा और आप मारे जाओगे। कोई बात नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। स्ट्रॉ हैट लूफी मेरी वफादारी हमेशा उनके साथ रहेगी। हम लूफी सेनपाई के परमिशन के बिना ही हर जगह उनका परचम लहरा रहे हैं, जबकि उन्हें तो इस बात के बारे में मालूम भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि उन्हें कभी भी हमारे बारे में पता चल जाए और अपना कीमती समय मेरे जैसे किसी के पीछे खराब करते। उन्हें तो पायरेट्स का राजा बनना है ना, इसका हमारे लूफी सेनपाई से कोई लेना देना नहीं। और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। सभी लोग इसकी बातों को बहुत गौर से सुन रहे होते हैं और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगता है, मैं बार्टोलोमियो लूफी सेनपाई को पायरेट्स का राजा बनते हुए देखना चाहता हूँ। यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है, पर मैंने अपनी बेवकूफी की वजह से बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्तों, पर अपने सपने को तुम पर छोड़ता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी जगह पर तुम वो दिन जरूर देखोगे। और बार्टोलोमियो सभी को अलविदा कहता है और बोलता है कि लूफी सेनपाई मैं ऊपर से आपको जरूर देखूंगा। और इसके सभी क्रूमेट्स रोना धोना शुरू कर देते हैं और एक आखिरी बार लूफी को याद करते हुए बार्टोलोमियो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। पर अगले ही पल एक लंबी सी डकार लेकर बार्टोलोमियो सही सलामत उठ जाता है। दरअसल ये पॉइजन फेक होता है क्योंकि इसके जरिए शैंक्स बार्टोलोमियो की लूफी के प्रति लॉयल्टी को चेक करना चाहता था। इसके बाद बार्टोलोमियो अपने साथियों के साथ शिप में बैठकर आगे की तरफ निकल जाता है और इसे यकीन ही नहीं होता है कि रेड हेड पायरेट्स ने इन सभी को सही सलामत यहाँ से जाने दिया है। और अब इन सभी को समझ में आ जाता है कि शैंक्स बस इन्हें आजमा रहा था, ये लूफी के लिए कितने ज्यादा लॉयल हैं। और बार्टोलोमियो कहता है कि क्योंकि वो एक एम्परर है तो मुझे लगा कि वो बिल्कुल रूथलेस होगा, पर मुझे नहीं मालूम था कि उसका दिल इतना ज्यादा मुलायम है। और दूर से शैंक्स ये सब कुछ देख रहा होता है और बेकम शैंक्स से पूछता है, सर जी आप इतना मुस्कुरा के रहे हैं। बार्टोलोमियो लूफी के लिए काफी ज्यादा लॉयल है, ये देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। पर तभी उसब के पिता यानी कि यासोप यहाँ पर आ जाते हैं। इन लोगों ने जो हरकत की है उसकी कीमत इन्हें चुकानी ही होगी। और ऐसा बोलकर इतनी ज्यादा दूर से अपनी गन को इनकी तरफ पॉइंट कर देता है और फायर कर देता है और इनकी शिप में आग लग जाती है, जिसकी वजह से इनकी शिप डूबने लगती है। और पल भर में ही बार्टोलोमियो की शिप पूरी तरह से पानी के अंदर डूब जाती है। और अभी इनके साथ क्या हुआ इसके बारे में हमें नहीं बताया जाता है। इसके बाद हम हाचिनोसो यानी कि पायरेट आइलैंड के अंदर एक तय खाने को देखते हैं, जिसके अंदर एक मिस्टीरियस पर्सन जहाँ जहाँ से गुजर रहा था वहाँ की मोमबत्तियाँ अपने आप ही बुझती जा रही थी। और इसी आइलैंड की एक बार के अंदर सभी लोगों को एक तेज दहाड़ सुनाई देती है और हम यहाँ पर शिरियो को भी देखते हैं जो कि यहीं पर मौजूद था। और तभी सभी के सामने ब्लैक बियर्ड आ जाता है। जब मैं यहाँ पर नहीं था तो मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ पर क्या हुआ? और हम वास्को शॉर्ट को भी देखते हैं जो कि लगातार पिए जा रहा था और इस बंदे को किसी बात की परवाह नहीं। पिज़ारो कहाँ हो तुम? और पिज़ारो जो कि एक डेविल फ्रूट यूजर है और जिसे कि करप्ट किंग भी कहा जाता है, ब्लैक बियर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और इसकी गैर मौजूदगी में पिज़ारो इंचार्ज था और पिज़ारो की फट जाती है। तुमने वह सुना ना, तुमने मोरिया और गेको मोरिया को एस्केप करने दिया। तुमने वेगापंक के मैसेज के बारे में भी सुना। उसने जो कहा अगर वो सारी बातें सच है तो ये दुनिया पहले जैसी बिल्कुल नहीं रहेगी। जिन पोनिग्लिफ्स के बारे में कुछ पायरेट्स और कुछ ही लोगों को पता होता था, अब इसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। अब सभी लोग उसे ढूंढने लगेंगे, यहाँ तक कि नेवी और सरकार भी अब इसमें शामिल हो चुकी है और उनसे लड़ने में हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। इसी वजह से कोबी हमारे पास एक बार्गेनिंग चिप की तरह मौजूद था। तुम इस बात को जानते हो ना, लेकिन तुम लोगों ने उसे जाने दिया। और अपनी बंदूक को इसके फोरहेड पर तान देता है और ब्लैक बियर्ड कहने लगता है कि बताओ मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। और तभी पिज़ारो कहता है कि टीच मेरी बात तो सुनो और इसे समझाने लगता है। दरअसल ब्लैक बियर्ड ओबी को आगे चलकर एक बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करना चाहता था ताकि सरकार से नेगोशिएट कर सके, पर अब इसके प्लान पर पानी फिर चुका है। और ब्लैक बियर्ड वेगापंक के द्वारा वन पीस की कंफर्मेशन के बाद अपने क्रू के जोश का फायदा उठाना चाहता था वन पीस को ढूंढने के लिए और दुनिया पे राज कर सके। पर कोबी के एस्केप की बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी कुजान यहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि हाँ मैंने कोबी को जाने दिया, पर उसके बदले में हमने गार्प को पकड़ लिया है। जैसा कि हमने पिछले पार्ट्स में देखा था कि गार्प ने खुद को सेक्रीफाइस करके अपने क्रू की जान बचा ली थी, लेकिन खुद कुजान के हाथों पकड़ा जाता है। ये देखकर ब्लैक बियर्ड खुश हो जाता है और कुजान कहने लगता है कि हमें लगा था कि गार्प मर चुका है पर वो जिंदा था। तो देर किस बात की है, हमने इसे पकड़ लिया है, ये काफी अच्छी बात है। और अब क्योंकि ब्लैक बियर्ड के पास पुडिंग भी है जिसकी ताकत से ये पोनीक्लिफ्स को डिसाइफर कर सकता है, तो काफी खुश हो जाता है। अब हमें पायरेट्स का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ नेवी हेडक्वार्टर्स के ऊपर हम ब्लैक बियर्ड पायरेट्स की 5th शिप के कमांडर को देखते हैं, यानी कि लफीते। लफीते ब्लैक बियर्ड को बताता है कि उन्होंने यहाँ पर जो रेवोल्यूशनरी आर्मी के बारे में सुना था वो सारी बातें सच हैं और बताता है कि रेवोल्यूशनरी आर्मी सभी सेलेस्टियल ड्रैगन्स को भूखा मारना चाहती है और किसी भी सामान को उन तक पहुंचने ही नहीं दे रही है। जैसे ही शिप्स ऊपर की ओर जाती हैं जिसके अंदर ठूस ठूस कर खाना भरा हुआ है, रेवोल्यूशनरी आर्मी उसे तबाह कर देती है और सीधा नीचे
नीचे जा गिरती है और आगे बताता है कि जो बाकी की कंट्रीज हैं जहाँ से खाना लोड होके आता है, इन लोगों ने उन सभी रास्तों को भी ब्लॉक कर दिया है। यहाँ तक कि नेवी अपनी पूरी ताकत के साथ जैसे तैसे करके उस फूड को सिक्योरली यहाँ पर ले भी आती है, तो भी रास्ते में ही इनका पूरा प्लेन चौपट हो जाता है। इसी बीच डेवॉन और वन ओगर भी वापस आ जाते हैं। इनके साथ कारिबू भी होता है जो कि पिज़ारो के डेविल फ्रूट की पावर्स, जिससे कि ये पूरे आइलैंड को ही कंट्रोल कर सकता था, इसे एक मॉन्स्टर समझकर काफी ज्यादा डर जाता है। पिज़ारो अपने जाइंट से हाथ को आगे करके पूरी शिप को उठा लेता है, जिसकी वजह से कारिबू डर जाता है और पिज़ारो पूछता है कि क्या ये वही इंसान है क्या जिसके बारे में तुम बात कर रही थी, जिस पर हमारी कैटरीना मैडम कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल ये वही है। पीट सामा ने हमसे कहा था कि इसे अपने साथ लेकर आओ, इसलिए हम इसे यहाँ पर लेकर आए हैं। इसके बाद हम जायंट्स की शिप को देखते हैं और ये लोग पिछले 2 दिन से सफर करते जा रहे हैं पर अभी तक एल्बाफ नहीं पहुंचे हैं। पूरी शिप में पैनिक का माहौल बन जाता है। अब तक इन सभी को एल्बाफ पहुंच जाना चाहिए था। तभी ब्रूक चिल्लाते हुए दौड़ते हुए आता है। थाउजेंड सरी खो चुकी है दोस्तों, सरी कहीं नहीं, वो गायब हो चुकी है। मैंने उसे हर जगह देखा, लूफी, नामी, उसब, सांजी और चॉपर सभी लोग गायब हो चुके हैं। और इनके गायब हो जाने के बाद हमारे जो बाकी के क्रू मेंबर्स हैं बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई अचानक से वो लोग गायब कहाँ पर हो गए। और रॉबिन सोच में पड़ जाती है कि कहीं इन सभी को किसी जायंट फिश वगैरह ने तो नहीं निकल लिया ना, क्योंकि यहाँ की जो मछलियाँ हैं वो काफी ज्यादा बड़ी हैं साइज में। और सोनिए चुप कर जा, इतना ना बोल। फ्रैंकी लूफी को आवाज लगाता है। लूफी पाजी कितने हो? जोरो पाजी हेलो, उसब और कितने मर गए सारे? चॉपर, उसब, हेलो, अरे कहाँ मर गए सब के सब। इसके बाद हम देखते हैं कि नामी को कोई जोर जोर से आवाज दे रहा होता है और ये आवाज उसब की है। नामी अपनी आंखें खोलो, तुम्हें जागना होगा। जैसे ही नामी को होश आता है तो आसपास की जगह को देखकर हैरान रह जाती है। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है। और नोटिस करती है कि इसके कपड़े, इसका स्टाइल, इसका ड्रेसिंग पूरी तरह से बदल चुका है और खुद को ऐसे देखकर हैरान हो जाती है और अपने आसपास देखती है कि ये है कहाँ पर। नामी खुद को एक अजीब से रूम में पाती है और इसने वाइकिंग्स के जैसे कपड़ों को पहना हुआ है। और इसी के साथ एल्बाफ आर्क का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और गाइस एनिमेशन बहुत ही ज्यादा कमाल की है और ये तो बस अभी शुरुआत ही है। और इस आर्क में हमें शैंक्स के पास्ट के बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है। तो गाइस इस नई आर्क के बारे में आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 17 के लाइक्स। और गाइस वन पीस के नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए मेरे इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमे इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो ठीक है गाइस, और मिलते हैं अगली वीडियो में।